फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम बायोलॉजी को देखेंगे। हम बेसिक से देखेंगे और पूरा कंप्लीट सारे टॉपिक्स इसमें हो जाएंगे जो आपके एमपीपीएससी मेंस, प्री और व्यापम के अदर सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। इस नोट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जो है ये क्या है, ग्रीक टर्म है, ठीक है। बायो मीन्स सबको ही पता है लिविंग, और लॉजी होता है स्टडी। जियोलॉजी, बायोलॉजी, ये सारी आपने लॉजी वर्ड सुना ही होगा, ठीक है। बायोलॉजी वर्ड जो है ये लेमार्क और ट्रेवेनियस ने दिया था इन 1802 में। फादर कौन है बायोलॉजी के? एरिस्टोटल है। ब्रांचेस क्या है बायोलॉजी की? जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी जैसे कि जू वर्ड जो होता है, तो जू में कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो जूलॉजी जो है वो एनिमल्स, और ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल वर्ड आपने सुना होगा, तो इसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी हमें सबको पता है कि जू में एनिमल्स होते हैं, तो इससे आप इजीली एनिमल्स याद कर सकते हो। और ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, तो इससे ह्यूमन बीइंग्स को याद कर सकते हो। फिर आता है आपका बॉटनी। बॉटनी जो है ये आपके प्लांट्स से है, टू स्टडी अबाउट प्लांट्स। और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया। अब आते हैं आपके जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करेंगे, टू स्टडी अबाउट जेनेटिक कैरेक्टर्स और हेरिडिटी। ये हो गया आपका जेनेटिक्स। फिर आता है फ्रेंड्स आपका जूलॉजी। जूलॉजी में जो है इसके फादर हैं एरिस्टोटल। बायोलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल है, ठीक है। और जो आपकी बॉटनी है उसके फादर कौन है? आपके थियोफ्रेस्टस हैं। और जो आपके एरिस्टोटल हैं इनकी बुक है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। और थियोफ्रेस्टस है, इनकी बुक है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। एनिमेलिया मीन्स Aristotle is the father of biology, that is zoology, that is the study of animals and human beings। तो इनकी बुक के नेम में एनिमेलिया है। और थियोफ्रेस्टस जो है इनकी बुक है प्लांटेरियम, क्योंकि ही इज़ द फादर ऑफ प्लांट्स, he is the father of botany, who Theophrastus, and botany is the study of plants. So his book is Theophrastus की बुक का नाम हो गया आपका हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। फिर आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं आपके ल्यूवेनहॉक। और इन ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया एक माइक्रोब है जिस पर इन्होंने स्टडी की थी, इसलिए ये फादर हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी के। फिर आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमने क्या देखा था कि स्टडी अबाउट जीन्स, हेरिडिटरी। तो इसके फादर हैं ग्रीगर जॉन मैंडल। इजी है बहुत याद करना। जेनेटिक्स जी से स्टार्ट होता है और ग्रीगर मैंडल भी जी से स्टार्ट होता है। और टू स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज जेनेटिक्स। फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें है लाइफ सेल और सेल ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो फ्रेंड्स क्या क्या आते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि आपका लाइफ सेल है, मीन्स कि सेल से ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। सेल से आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से आपका कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनता है या लिविंग बनता है, लिविंग बॉडी, ठीक है। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो इसमें फर्स्ट आएगा आपका लाइफ सेल या सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपका इसमें मेटाबॉलिज्म भी आएगा, रेस्पिरेशन भी आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा। और जो सेल्स जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये आपके जो है अनडेवलप्ड प्री मैच्योर सेल होते हैं, मींस इनमें ना न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें बस एक सेल होती है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं सेल के। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है ये फुली डेवलप्ड सेल होती है, इसमें न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है फ्रेंड्स? जो सेल है उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स अदर जो रहते हैं वो रहते हैं।
ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जो कोई भी एक सेल है, जो कोई भी एक कोशिका है, उसके जो पार्ट्स हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो एक लिक्विड रहता है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है, इसमें साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स दो चीज़ें पाई जाती हैं प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। ऑर्गेनल्स वही हैं जो कोशिका के जो छोटे छोटे उसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया है, डीएनए है, राइबोसोम है, क्रोमोसोम है, ये सब जो है आपके ऑर्गेनल्स होते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये उसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड होता है, और इन दोनों को मिला करके कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। अभी हम ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं सेल का, ठीक है। फिर आता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिससे जो आपने खाया पिया है, जो आपने ब्रीथ किया है, उन सब का यूज़ करके बॉडी अपने लिए एनर्जी, ग्लूकोज, ये सब बनाती है। ये सारा प्रोसेस जो है आपका मेटाबॉलिज्म में आ जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता है। मेटाबॉलिज्म के टाइप होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि इसमें ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल्स का। फिर आता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होती है, इससे एटीपी रिलीज होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूट्रिशन भी होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। जो लिविंग्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो दो टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रेंड्स। एक है आपका ऑटोट्रॉफिक, सेकंड है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में जो होता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में जो होता है कि उन्हें अपना खाना बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। फिर आता है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में ये होता है कि एक्सक्रीशन में रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का लिविंग बॉडी से बाहर। और जो एक्सक्रीशन है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस हमने क्या देखा था कि इसमें ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है कि अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, यानी कि बच्चों को जन्म देना, ठीक है, अपनी संतति पैदा करना, ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ देना, दिस इज़ रिप्रोडक्शन। फिर आता है आपका सेंसिटिविटी। लिविंग्स में सेंसिटिविटी होती है। अडप्टेशन होता है, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडप्ट कर लेते हैं लिविंग बींग्स। फिर आता है आपका लाइफ सेल। जो लिविंग है उनकी एक लाइफ सेल होती है। कैसी लाइफ सेल होती है, पहले उनका जन्म होता है, जन्म के बाद में फिर वो ग्रो करते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर उनकी जवानी यानी कि अडल्ट, फिर यंग एज, फिर ओल्ड एज, और फिर एट लास्ट उनकी डेथ होती है। ये पूरी एक लाइफ साइकिल होती है लिविंग की, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने देखी लिविंग के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिविंग क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। लिविंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अब इसमें हम फर्स्ट देखते हैं लाइफ सेल या सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब जो लिविंग है वो सेल से बने हुए हैं। एक सेल होती है सेल को जो है एक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप इसको ऐसे इजीली समझ सकते हो, जैसे कि ईंट ईंट जोड़ करके एक घर बनता है, ऐसे ही सेल्स जोड़ जोड़ कर एक ह्यूमन बॉडी बनती है। पूरी ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। इसका आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख सकते हो। एक सेल होती है, उसको सिंगल सेल को हम जाइगोट कहते हैं। जब बहुत सारी जाइगोट्स यानी कि सिंगल सेल यूनाइट करती हैं, मिलती हैं, तो उसको टिश्यू कहा जाता है। और बहुत सारे जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक कंप्लीट कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपका डाइजेशन सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारा। और इन सारे ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स को मिलकर, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी, डाइजेशन, सर्कुलेटरी, ये सारे सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, इन सबको मिलाकर के आपका एक कंप्लीट लिविंग बॉडी बनती है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो आपकी सेल है, किसकी, लिविंग की, क्योंकि एक सेल ही जुड़ जुड़ के बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स आपका, हम देखेंगे कि जो सेल है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सेल जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है,
इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत पुराना हो, प्राचीन हो, ठीक है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये सबसे फर्स्ट सेल है। सेल का जब आई थी इस दुनिया में, मतलब उसका जब एग्जिस्टेंस हुआ था, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो आज भी किस में देखी जा सकती है? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। इनमें अभी भी प्रोकैरियोटिक सेल से के बने हुए ऑर्गेनिज्म है। कौन? बैक्टीरिया है आपका, फिर है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, और फिर आता है आपका साइनोबैक्टीरिया। अब है फ्रेंड्स आपका यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल का ही एडवांस फॉर्म, आप इसे समझ सकते हो। मतलब ये कम्प्लीटली डेवलप्ड सेल होती है। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मीन्स कि जो सेल हैं उसके जो एक छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनसे मिलकर के एक सेल बनती है। तो वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में अवेलेबल होते हैं। अभी हम यूकैरियोटिक सेल को पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जो आपकी इसमें सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल की मेन स्पेशलिटी है कि इसमें कम्प्लीटली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। मतलब एक कोशिका नाभिक जो होता है वो पूरा डेवलप्ड होता है, ठीक है। और उसकी एक मेम्ब्रेन भी होती है, किसकी? नाभिकीय झिल्ली जिसे कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट होती है और वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होती है। इसका एग्जाम्पल है फंगल सेल, एल्गल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। जो फंगीज हैं, एल्गीज हैं, प्लांट है, एनिमल्स हैं, इन सब की जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है, पूरी तरह से डेवलप्ड है। उनमें अपना एक खुद का डेवलप्ड न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को बाकी सेल के पार्ट से अलग करने के लिए उसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ठीक है। फिर आता है आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी इज नोन एज दी ब्रूकिन एल्गी। जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये जो है बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में अगर कोई एक देखा जाए कनेक्शन, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। मीन्स ये एल्गी का प्रीवियस स्टेज है और बैक्टीरिया का नेक्स्ट स्टेज है, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैंने जब क्विक रिव्यू करवाया था तो उसमें बताया था कि जो आपकी सेल है उसके अंदर का सारा पार्ट जो है आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेल ऑर्गेनल्स और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखो ये आपकी सेल है, जो इसमें इधर है न्यूक्लियस और ये है आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये है आपका क्या? प्रोटोप्लाज्म। ऑल लिक्विड इनसाइड द सेल होता है आपका प्रोटोप्लाज्म, और इसके बाहर जो सेल के बाहर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक ऐसा लिविंग लिक्विड होता है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, इन सबको लिविंग, इन सबको जिंदा रखने के लिए ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये रिक्वायर्ड होता है। इसलिए इसे फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म को। और ये किसने कहा था? ये हक्सले ने कहा था, ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्म है इसका डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था पुरकिंजे ने, पर हक्सले ने इसे बेसिक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म और सेकंड है आपका ऑर्गेनल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म का आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मान लीजिए आपकी सेल है और इसके अंदर ना एक लिक्विड भरा हुआ है पूरा का पूरा। साइटोप्लाज्म जो है फ्रेंड्स, आपका जो सेल है उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है ये आपकी सेल है फ्रेंड्स। ये आपकी सेल है और इसके अंदर जो है ये लिक्विड भरा हुआ है, पूरे में एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो वो लिक्विड जो है वो है आपका साइटोप्लाज्म। और इस लिक्विड के ऊपर ये आपका यहाँ पर
ठीक है। वाइट कलर का मान लीजिए लिक्विड है, इसके अंदर ये आपका DNA है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके वैक्यूल्स हैं, आपका लाइसोसोम और राइबोसोम, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ये आपके ऑर्गेनल्स है। और ये जो खाली जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लिक्विड है पूरे में, ये है आपका क्या, साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला करके ये जो सेल मेम्ब्रेन है ब्लैक वाली, इसके अंदर का जो भी पार्ट है वो सारा आपका है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो है द लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके सेंटर में आपको न्यूक्लियस मिलता है। तो इतने एरिया में जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, और ये है आपका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जितना भी ये है वो लिक्विड वो सारा साइटोप्लाज्म है। और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनिज्म हैं, सेल ऑर्गन्स हैं, वो सारे आपके ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड होते हैं और ये लिक्विड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म, और ये जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स है आपका ये। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये आपके सेल की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो फिर कोई भी लिविंग सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। बोलते हैं ना डॉक्टर्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्मूथ होंगी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो in every living organism metabolism is also a characteristic। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है ये भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड द एक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, मेटाबॉलिज्म जो है द इनसाइड द बॉडी, मेटाबॉलिज्म जो है एक्शन जो है ये ह्यूमन बॉडी के थ्रू आउट डे में, ये जो जितनी भी एक्टिविटी होती है द ह्यूमन बॉडी के इनसाइड, वो आपका कहलाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और ये एक वाइटल एक्टिविटी है, सेल की बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल ऐसे है कि बायो मीन्स लिविंग के बीच में हो रही है, और जो है केमिकल है क्योंकि बहुत सारी जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनमें ये रिएक्शन होती है, ठीक है। टाइप्स क्या है इसके? टाइप्स हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है आपका सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है वेरियस मॉलिक्यूल्स का, एनर्जी सोर्सेज का। और कैटाबॉलिज्म में जो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको ये जो है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है आपके कैटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है। इसमें अमीनो से एसिड से आपका प्रोटीन बनता है एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। और कैटाबॉलिक में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है, और एनर्जी भी जनरेट होती है ATP के फॉर्म में, ठीक है। इसमें है आपका एग्जाम्पल है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये है आपकी कौन सी एक्टिविटीज़, आपकी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। डाइजेशन में हमें पता है कि हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, वो जो है ब्रेक डाउन होता है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट होता है ताकि बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा। तो जो हमारी बॉडी ने ग्लूकोज बनाया है डाइजेशन के थ्रू, जो हमने खाना खाया था उससे ग्लूकोज मिला, और जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो बॉडी को क्या मिलेगा,
ऑक्सीजन मिलेगा और वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और एक्सक्रीशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे अपनी बॉडी से, ताकि हम एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सके, ठीक है। और अमीनो एसिड, विटामिन डी, इन सब का फॉर्मेशन आपको पता होगा। विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में ही होता है। कैसे होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हमारी बॉडी में होता है। तो ये आपकी है एनाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है आपकी फोर्थ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की। फ्लो डायग्राम के थ्रू अगर हम समझे तो देखो, हमने जो ओपन एनवायरनमेंट है उससे अपनी नोज़ के थ्रू एयर अंदर ली और वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचती है, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, फिर ब्लड आया होता है, कहाँ से, हमारे हार्ट से। तो हमारे हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पहुँचता है, लंग्स में पहुँचता है। और लंग्स में क्या होती है, हमने जो इनहेल की होती है ऑक्सीजन, वो हमारे लंग्स में होती है। तो वो उस ब्लड में जा कर के ऑक्सीजन ब्लड में पहुँच जाती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उस ब्लड से वो रिलीज़ आउट हो जाती है, ठीक है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर इसी प्रोसेस के थ्रू जो है लंग्स में से, विंड पाइप से, विंड पाइप से नोज से बाहर एनवायरनमेंट में लीव कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस जो है आपकी, ये आपकी रेस्पिरेशन है, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपकी जो है मेन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस यही होता है कि ब्रीदिंग में आपकी एनर्जी नहीं जनरेट होती है एटीपी के फॉर्म में, जबकि जो आपका रेस्पिरेशन है फ्रेंड्स, उसमें एटीपी के फॉर्म में आपको एनर्जी मिल रही है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और द एनर्जी टेकन बाय दी सेल्स टू वर्क। एटीपी क्या है, आपकी एनर्जी है सेल्स ने जो ली थी रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें जो ग्लूकोज है उसको जब ऑक्सीजन मिलता है, हमारी बॉडी ने जो ग्लूकोज बनाया होता है उसे ऑक्सीजन जब मिलता है, तो वो उससे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है। ये है आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस। ATP, adenosine triphosphate, the energy taken by the cells to work, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, जो ATP है इज़ नोन एज दी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ATP है ये ह्यूमन बॉडी की करेंसी के फॉर्म में जानी जाती है, क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिलती है। और जो 1 ATP है वो आपकी, वो 7.3 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल मोल होती है, ठीक है। एटीपी की वैल्यू आप याद कर लो, क्योंकि ये वनडे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। 7.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और जो आपकी रेस्पिरेशन है इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन आपकी कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपका जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP के फॉर्म में। इसलिए आपका रेस्पिरेशन जो है आपकी कैटाबॉलिक प्रोसेस है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की प्रोसेस है। फिर आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंस टू गेट एनर्जी। न्यूट्रिशन इज सिंपल फ्रेंड्स, कि हम जो खाना खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी लेने के लिए, तो वही न्यूट्रिशन है। तो इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंस टू गेट एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटो सेल्फ, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन, मतलब जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो सेल्फ कहते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए और यूग्लिना हो गए, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक कौन होते हैं, जो कि खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि आपके एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, फंगाई, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। पैरासाइट्स जैसे कि आपके सर में जो जूम होती है, जो लीच होती है, वो है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। फिर आता है आपका एक्सक्रीशंस। आपको ही पता होगा, कई लोग इससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब करते हैं, ठीक है। इसमें एक्सक्रीशन में जो आपके बॉडी के लिए जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना हो,
ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है वो सब बाहर निकल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लिविंग बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अब आपका आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which new individual organism offsprings are produced from their parents is known as reproduction। reproduction क्या है? अपने offsprings को birth देना by animals, through plants, through human beings। सभी अपने offsprings को birth देते हैं। reproduction दो टाइप से होता है। reproduction a biological process है in which new individual or offsprings are produced फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये सेक्सुअली भी हो सकता है, असेक्सुअल हो सकता है। सेक्सुअली में क्या होता है कि टू पेरेंट्स इंडिविजुअल होते हैं, मेल और फीमेल। असेक्सुअल में कि मेल फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं और दोनों इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और इसमें जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है किसमें? असेक्सुअल में। जबकि सेक्सुअल में आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड। फिर आता है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आप सबको पता है कि लिविंग्स में सेंसिटिविटी होती है। कई सारे प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे कि एक प्लांट होता है टच मी नॉट। आप अगर उसको टच करते हो तो वो जल्दी से अपने लीव्स को, अपने फ्लावर्स को बंद कर लेते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी है प्लांट्स में। एनिमल्स में भी सेंसिटिविटी होती है, टच के लिए भी होती है। और इवन एनिमल्स तो ऐसे होते हैं लाइक बर्ड्स स्पेशली, कि अगर आप उनके पीछे से जाओ चुपके से तो भी उनको पता चल जाता है कि हमारे पीछे से कोई आ है और वो उड़ जाती है। इसलिए बर्ड्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव टू देयर एनवायरनमेंट। दिस मीन्स दैट दे प्रोटेक्ट एंड रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू इवेंट्स इन दी वर्ल्ड एंड अराउंड दैम। ठीक है, और ह्यूमंस की सेंसिटिविटी तो आप लोगों को पता ही है। फिर आता है आपका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इज सिंपल कि आपके आसपास जो भी हो रहा है आप उसमें अपने आप को ढाल लो। तो लिविंग्स में तो ये रहता ही है, जो वेदर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रिकेट। क्रिकेट तो अपने आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग अपना कलर तक चेंज कर लेता है। और जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो सीज़न के अकॉर्डिंग अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। तो ये सब अडेप्टेशन का ही एग्जांपल है। और एक लॉन्ग ड्यूरेशन का अडेप्टेशन अलग होता है, जो हम देख पढ़ते हैं किसमें? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में। ठीक है, जिसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं कि स्नेक्स के लेग्स कैसे गायब हो गए, जिराफ की नेक कैसे लॉन्ग हो गई, इस टाइप के। ठीक है, तो बाय विच अ स्पीसीज बिकम्स फिटेड टू इट्स एनवायरनमेंट। जो स्पीसीज़ हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जैसा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर वैसी स्पीसीज़ ही इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में रह सकती हैं। ठीक है, बाकी जो वहाँ नहीं रह सकती हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर आता है आपका लाइफ साइकिल। इट इज़ द साइकिल बिटवीन द बर्थ एंड डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर कोई लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका पहले बर्थ होता है और वो अपनी पूरी लाइफ को जीता है, एट लास्ट उसको डेथ हो जाती है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ कैसे होता है? पहले कोई एक सेल होती है, सेल जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती है, एम्ब्रियो से फिर फीटस बनता है, फीटस से जो है आपका बेबी का बर्थ होता है, उसका चाइल्ड होता है, फिर उसे प्यूबर्टी एज आती है, फिर एडल्ट, ओल्ड एज और एट लास्ट उसकी डेथ हो जाती है। ये आपकी कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है हर किसी की। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ह्यूमन बींग्स के देखे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।